हाय फ्रेंड्स, न्यूटन टेक्निकल जोन के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं गौरव कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। पिछले वीडियो जो हिस्ट्री का वीडियो था, पिछले वीडियो में हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा किए थे और उसमें पाषाण काल को अच्छी तरह से समझे थे। और आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे और इसके साथ हिस्ट्री के इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और पूरे हिस्ट्री को क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित रूप से समझने की कोशिश करेंगे ताकि काफ़ी लंबे समय तक हमें इन सारी बातें याद रह सके। और साथ में आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स जो अभी नए हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और या फिर जो काफ़ी लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी इस वीडियो की सहायता से हेल्प मिल सके, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए बिना वक्त को बर्बाद किए हम लोग इस सिंधु घाटी सभ्यता को समझेंगे। तो आज हम लोग इस सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इसलिए इसे हम लोग 2 वीडियो में पढ़ेंगे। आज इसका फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग खोज, काल, नामाकरण, उद्भव और विशेषता के बारे में देखेंगे और अगले वीडियो में विस्तार और इनके प्रमुख स्थल और उनसे कुछ प्राप्त पुरातात्विक स्रोत और साथ में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बर्बाद हो गया और उसका अंत किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग बिना वक्त को बर्बाद किए इस सिंधु घाटी सभ्यता को एक इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे ताकि हमें काफ़ी लंबे समय तक ये सिंधु घाटी सभ्यता समराइज रह सके, यानी कि याद रह सके और हम इससे आने वाले सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आइए आज हम लोग खोज के बारे में देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बेसिक जानकारी दी थी। उनके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इसमें सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में इन्होंने सबसे पहले बेसिक जानकारी दी थी। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया था कि यहाँ पर कोई सभ्यता है, ये बस ये बताया थी कि यहाँ पर कुछ पुराने भवन हैं, मतलब कुछ यहाँ पर पहले से मनुष्यों के रहने का मतलब स्रोत के बारे में बताए थे नैरेटिव ऑफ जर्नीज में। यानी कि ऐसे आप लोग का क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में आपसे सबसे पहला जानकारी कौन प्रदान किया, तो सबसे पहला जानकारी चार्ल्स मैसन के द्वारा। इसे ट्रिक के माध्यम से इस तरह से याद कर सकते हैं कि बस वे मैसेज दिए, मैसन से रिलेट करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में चार्ल्स मैसन ने मैसेज दिया, यानी कि बस थोड़ा सा कुछ नहीं, बस यूं ही ये बताए कि यहाँ पर पुराने भवन हैं, कुछ है, यानी कि यहाँ पर मनुष्यों के रहने का साक्ष्य मिलता है। इसके बाद कुछ समय के बाद लगभग 1856 ईस्वी में बर्टन बंधु आए। बर्टन बंधु यानी कि बर्टन बंधु से तात्पर्य होता है जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। ये 2 इंजीनियर थे। पाकिस्तान के 2 क्षेत्र हैं, कराची यहाँ पर है और लाहौर, ये दोनों के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी जिसमें ये दो इंजीनियर थे, बर्टन बंधु। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र से आराम से कुछ ईंटें प्राप्त किए और उस ईंटों को ट्रैक के बिछाने के क्रम में इस्तेमाल किए और इन्होंने कोई बेसिक जानकारी नहीं दिया। हालांकि उनको ये लगा कि यहाँ पर पहले कोई पुराने भवन होंगे, कोई पुराने बिल्डिंग होंगे, यानी कि मनुष्यों के रहने का स्रोत होगा, लेकिन इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। इसके बाद यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आए अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि अगर बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने के क्रम में सबसे पहला योगदान किनका था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। हालांकि ये 1856 ईस्वी में आए और इसमें वो काफ़ी सक्सेस नहीं हो पाए, जहाँ तक सक्सेस की ज़रूरत था ये सक्सेस नहीं हो पाए। ये सिंधु घाटी सभ्यता जिस तरह से वहाँ पर घर था, पुराने भवन थे, ईंट थे, उसका जायजा किया, घोड़ा पर चढ़कर इधर से उधर होकर के
उसको खोजने की कोशिश किया, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाए। और इनके बाद आए जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यहाँ पर हम लोग को समझेंगे जॉन मार्शल के बारे में। यहाँ पर जॉन मार्शल 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के हेड थे। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे। इनके नेतृत्व में खुदाई का कार्य किया गया, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में जिनकी जानकारी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा दिया गया था, उसमें खुदाई प्रारंभ करवाए कौन? जॉन मार्शल। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में खुदाई का कार्य सबसे पहले कौन करवाया? तो जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में दो व्यक्ति थे, राय बहादुर दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम है दयाराम साहनी, ऐसे हम लिखे हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी, और राखलदास बनर्जी। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा और राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो खुदाई में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई और राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किनके नेतृत्व में की गई, तो यहाँ पर हम आंसर देंगे जॉन मार्शल। अगर पार्टिकुलर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किनके द्वारा की गई, तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, और मोहनजोदड़ो की खोज किनके द्वारा की गई, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग खोज के बारे में देखें। यहाँ पर जॉन मार्शल की बात किया जाए तो 1921 ईस्वी में ये भारतीय पुरातत्व के हेड थे। हालांकि हम पिछले वीडियो में एक बताए थे कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, लेकिन यहाँ पर भारतीय पुरातत्व के हेड 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल थे। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इस तरह से आइए अब हम लोग काल के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग को बहुत सारे बुक में अलग अलग तरह के ईस्वी लिखा मिलेगा। कहीं आपको 1750 से लेके 2250 से लेकर 1750, कहीं 2500 से लेकर के 1750। इस तरह से बहुत सारे इतिहासकारों में सिंधु घाटी सभ्यता को काल को लेकर के मतभेद है। ठीक है, तो आइए हम लोग काल के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जॉन मार्शल जिनके नेतृत्व में खुदाई हुआ था, इनके द्वारा बताया गया कि 3250 ईस्वी से 3250 ईसा पूर्व यानी कि बीसी, 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक के सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। हालांकि ये पूर्ण रूप से आपको कोई बुक में जल्दी मिलेगा नहीं, और ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिला, ये केवल अनुमानित है। ठीक है, और उसके बाद ये ज़्यादा इसको याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके नेतृत्व में ये खुदाई हुआ था, और बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग तरह के काल दिए गए हैं। लेकिन इनमें से एक प्रमुख है कार्बन 14 पद्धति, यानी कि इनके द्वारा जीवाश्मों के आयु ज्ञात किया जाता है। आप लोग जानते भी होंगे अगर जीके पढ़े होंगे, और नहीं तो आगे हम लोग जब साइंस का पार्ट लेकर चल रहे हैं उसमें कार्बन 14 पद्धति के बारे में हम बताएंगे कि कार्बन 14 पद्धति के द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। इनके द्वारा यानी कि कार्बन 14 पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2300 बीसी यानी कि ईसा पूर्व से लेकर 1750 बीसी तक के दिया गया। इसको अधिक रूप से सम्मान डीपी अग्रवाल के द्वारा इसे अधिक से अधिक इस काल को माना गया। और ये आपको कोई बुक देखेंगे या एग्जाम में देखेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन अधिक आता है कि कार्बन 14 पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक रहा है। तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2300 ईसा पूर्व से लेकर 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक के माना गया है। यहाँ पर हमने इस चार्ट के माध्यम से खोज के बारे में, काल के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और यहाँ पर अब हम लोग नामकरण के बारे में बात करेंगे। तो प्रारंभ में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की जा रही थी, यानी की जा रही थी, तो उस समय सिंधु नदी के किनारे, सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे इसके बहुत सारे स्थल मिले, जिसके कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। प्रारंभ में यानी कि जब खुदाई हो रहा था तो सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे इसके बहुत सारा क्षेत्र मिल रहा था, जिसके कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया।
और अगला नाम इसका है सिंधु घाटी सभ्यता, हम लोग समझ गए। अगला नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो इतिहास में एक कल्चर चलता आ रहा है कि अगर खुदाई होता है तो खुदाई में जो स्थान सबसे पहले खोजा जाता है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। उद्भव की बात किया जाए तो यहाँ पर बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता था, उसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसमें भी बहुत सारे इतिहासकारों के बीच में काफ़ी मतभेद है, जिसमें पहला है विदेशी मत। बहुत सारे विदेशी इतिहासकार थे, उनका यह मानना था कि एक मेसोपोटामिया की सभ्यता है जिसमें सुमेरियन सभ्यता थी, यानी कि सुमेरियन के लोग। उन्होंने बताया, उनका मत था कि सुमेरियन के लोग, यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता में सुमेरियन के लोग वहाँ से आकर के इस सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया है। हालांकि इसमें बहुत सारे इतिहासकारों के बीच में मतभेद है यानी कि विदेशी मत के अनुसार ये बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव, यानी कि उत्पत्ति सुमेरियन के लोगों के द्वारा किया गया। यानी कि विदेशी मत के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता एक सुमेरियन सभ्यता थी, यानी कि यहाँ का आकर के कौन से लोग विकास किए हैं, यानी कि कौन से ये सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत किया था, सुमेरियन के लोग, यानी कि सुमेरियन सभ्यता। लेकिन आगे चलकर स्थानीय इतिहासकार, उनका ये मत था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका उद्भव द्रविड़ जाति के लोग किए हैं, जिसमें प्रमुख मत दिया गया राखलदास बनर्जी के द्वारा। यही राखलदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, इनके द्वारा कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव द्रविड़ जाति के लोग के द्वारा किया गया। तो आप लोग को बुक्स में या एग्जाम में ये दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ये पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किसने बसाया, तो ऑप्शन में आपका सुमेरियन के लोग भी आता है, और ये भी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव किनके द्वारा किया गया, तो द्रविड़ जाति के लोग के द्वारा किया गया। यानी कि हम लोग को विदेशी मत और स्थानीय मत दोनों को ही ध्यान रखना होगा कि इसका उद्भव सुमेरियन सभ्यता से हुआ और द्रविड़ जाति के लोग के द्वारा किया गया। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग विशेषता के बारे में। तो विशेषता में बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर जो भी भवन प्राप्त किए गए, जो भी घर प्राप्त किए गए, वो बिल्कुल पक्के ईंट के बने थे। जो सड़कें थे बिल्कुल सीधे थे, 90 डिग्री पर जो हम मुड़ाव था, यानी कि मोड़ था, वहाँ पर 90 डिग्री का मोड़ था। यानी कि जो भी वहाँ पर का व्यवस्था था बिल्कुल आज के जो शहर होता है उस तरह की व्यवस्था था। यानी कि इस तरह से इतिहासकारों के द्वारा कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी घर बनाए गए थे वो अक्सर पक्के के, यानी कि ईंट के बनाए गए थे। सड़कों की पद्धति, नालियों की पद्धति जो भी थी एक शहर के तरह, बिल्कुल आज का शहर और उस समय के जो घर देखा जाए, सड़क देखा जाए, बिल्कुल शहर से मैच किया जाता था। इसलिए इतिहासकारों के द्वारा कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यानी कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठ के आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, तो आपको ऑप्शन में कभी कभी नगरीय सभ्यता मिलती है। ठीक है, आगे इस सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जिस समय में पत्थर का उपयोग किया गया था उसे पाषाण काल, जिस समय में तांबे का उपयोग किया गया ताम्रकाल, जिस समय में लोहे का उपयोग किया गया उसे लौह युग, यानी कि लौह युगीन काल कहा गया। ठीक है, तो इस समय इसमें देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ था। इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। अब कांसा की बात किया जाए तो कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तांबा और टीन का मिश्र धातु है एक कांसा। इस कांसे का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत अधिक किया गया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और इतिहास क्या है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिनमें लोगों का केवल पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, उसका कोई लिखित
स्रोत प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। और आदि ऐतिहासिक काल, उसमें लिखित स्रोत प्राप्त हुआ है, पुराने लिखित स्रोत यानी कि खुदाई के दौरान लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं, परंतु पढ़े नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित स्रोत प्राप्त ही नहीं हुआ है, तो उसे पढ़ा कैसे जाएगा। आप मान सकते हैं कि जब लिखित स्रोत ही नहीं मिला है तो उसे पढ़ा कैसे जा सकता है। अब आदि ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सकते हैं, और ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित स्रोत भी मिले हैं और पढ़े भी जा सकते हैं, जैसे कि वैदिक काल और उसके आगे की जो काल है वो ऐतिहासिक काल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए तो इसमें भी जो लिपि, जो लेख जो मिला है वो बिल्कुल चित्र बनाया हुआ है, यानी कि उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। उसका लिपि यानी कि लिखित प्रमाण तो मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। इसकी लिपि को भावचित्रात्मक लिपि कहा गया है। भावचित्रात्मक यानी कि उसका केवल चित्र बनाया हुआ चित्र की तरह है, उससे भाव निकलता है। जैसे कि हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, बच्चों को एप्पल का स्पेलिंग पता नहीं होता है, बट वो एप्पल की फोटो यानी कि चित्र को देख करके समझ जाता है कि ये ए फॉर एप्पल है, यानी कि एक भाव है। उसी तरह से इसका लिपि एक चित्र के रूप में था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को भावचित्रात्मक लिपि कहा गया है, और यह एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता है, ठीक है। इसके बाद शांति प्रिय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे सभ्यता है जिसमें राजाओं के द्वारा उस राज से इस राज को हड़पने के लिए, उस राज से उस राज को छीनने के लिए काफ़ी युद्ध का उपयोग किया जाता है, यानी कि राजाओं में अक्सर युद्ध होता रहता है। लेकिन इस सभ्यता में देखा जाए तो कोई हथियार, कोई यानी कि लड़ाई, अस्त्र शस्त्र का साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता कहा गया है। इसके बाद है व्यापार प्रधान। अब हम लोग पहले बात किए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, यानी कि नगर, वहाँ पर देखा गया तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, लेकिन वहाँ पर व्यापार अधिक मात्रा में होता था। ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि शहर का जो क्षेत्र होता है वो व्यापार प्रधान होता है, वहाँ पर कृषि बहुत कम मात्रा में की जाती है, और गांव जो हो गया इसमें कृषि अधिक होता है, यानी कि इस सभ्यता में व्यापार प्रधान थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी, कांस्युगीन सभ्यता थी, आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी, शांति प्रिय सभ्यता थी। यहाँ पर व्यापार का प्रधान था, ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। बाद इसे एक विस्तृत सभ्यता के रूप में माना गया, ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व में बहुत सारे सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, इसमें देखा गया तो सिंधु घाटी सभ्यता इन सभ्यता भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी और प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बहुत अधिक था, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, और इतना को हम लोग याद करेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से क्षेत्र खोजे गए, इनका पतन कैसे हुआ, और इनसे आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ जो ऑब्जेक्टिव जो इन सबों से छूट रहे हैं उनको देखेंगे। और 2 से 3 वीडियो, जिसमें ये पहला वीडियो था, दूसरा कोशिश करें कि दूसरा ही वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर दिया जाए, और नहीं तो तीसरा वीडियो यानी कि 3 वीडियो में इस सिंधु घाटी सभ्यता को क्लियर कर लिया जाएगा, और इतिहास के इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।